नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया और तमाम जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर नीट को लेकर के, जो कि एक मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है, नीट को लेकर के बहुत सारे विवादों पर बात हो रही है, बहुत सारे आरोप लगाए जा रहे हैं नीट को कंडक्ट करने वाली एजेंसी यानी कि एनटीए पर। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर ये आरोप किस तरह के हैं, नीट एग्जाम किस तरह का होता है, एनटीए क्या है, जो तमाम इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उन पर बात करेंगे और इस स्कैम को लेकर के किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, उन तर्कों को भी समझेंगे। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी कि खबर पर बात करेंगे, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको एक बार दोबारा से देखेंगे। इसके अलावा नीट के विषय में बात करेंगे, नीट क्या है, एग्जाम किस चीज़ को लेकर के किया जाता है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए जानना ज़रूरी है उनको समझेंगे। एनटीए के बारे में बात करेंगे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आप इसको कह सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। और फिर नीट स्कैम को लेकर के किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, किस तरह के विवादों पर बात हो रही है, उन विवादों पर को भी एक बार हम यहाँ पर समझेंगे। और फिर एक सवाल पर भी बात करेंगे, सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है, आप इसे शिक्षा यानी कि एजुकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, जो कि आपको जीएस पेपर 2 में मिलेगा, वहां से आप इस पूरे टॉपिक को जोड़ करके देख सकते हैं। चलिए अब इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए कि आखिर इस पूरे विवाद में जो तमाम बातें की जा रही हैं उसको लेकर के एक ओवरव्यू यहाँ पर जान लिया जाए। तो खबर की सबसे पहले अगर आप बात करें तो ये खबर की शुरुआत होती है, पूरा मामला शुरू होता है 5 मई 2024 को, जब भारत के तकरीबन 571 शहरों में, भारत के दुनिया भर के 571 शहरों में अब तक नीट के एग्जाम का आयोजन होता है, जिसमें से 14 जो शहर थे वो भारत के बाहर के शहर थे, यानी कि जो शेष शहर यहाँ पर बचते हैं वो सभी भारत के शहर थे। तो इतने सेंटर्स पर जो है नीट के एग्जाम का आयोजन होता है और इस एग्जाम में तकरीबन 2.4 मिलियन जो है कैंडिडेट शामिल होते हैं, जो कि तकरीबन 24 लाख के आसपास निकल करके आता है। सीटें तकरीबन आपको 1 लाख के आसपास देखने को मिलेंगी भारत के तमाम मेडिकल कॉलेजेस में। तो 5 मई 2024 को इस एग्जाम का आयोजन होता है और इसके बाद 4 जून 2024 को इसका हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। अब 4 जून 2024 को और क्या हुआ था, तो 4 जून 2024 को हमारे देश में 18वीं लोकसभा के चुनाव के परिणाम भी जारी हुए थे। इन्हीं परिणामों के साथ नीट के रिजल्ट भी आते हैं और जैसे ही रिजल्ट आते हैं, जो अभ्यर्थी थे, जो एस्पिरेंट्स थे, उनके द्वारा नीट के परिणामों को लेकर के एनटीए से सवाल पूछे जाते हैं। एनटीए पर आरोप लगता है कि जो एग्जाम है, एग्जाम का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट के साथ मैनिपुलेशन किया गया है, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई है, धोखाधड़ी हुई है एस्पिरेंट्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और फिर इसके बाद ये मामला तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेंड करता है और अंततः सुप्रीम कोर्ट में इसको जो है चैलेंज किया गया है। तो ये ओवरऑल हमने इस पूरे मामले को, ओवरव्यू इसका क्या है उसको समझा। अब एक बार सबसे पहले नीट एग्जाम की बात कर लेते हैं। नीट एग्जाम क्या है, क्यों कंडक्ट किया जाता है, ताकि अगर आप इस एग्जाम से नहीं जुड़े हुए हैं तो आपको एक बार ओवरव्यू मोटा मोटा समझ में आ जाए कि एग्जाम है किस बात को लेकर के। तो नीट एग्जाम की अगर आप बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं नीट। तो नीट का जो एग्जाम है, ये एग्जाम बेसिकली उन छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है, उन छात्रों के लिए एक प्रवेश परीक्षा के तौर पर, एक एंट्रेंस टेस्ट के तौर पर काम करता है। जो छात्र सरकारी या फिर निजी प्राइवेट कॉलेजेस, सरकारी या फिर निजी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पर स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम जैसे कि आपका एमबीबीएस हो गया, इसके अलावा बीडीएस हो गया, डेंटल हो गया, इसके अलावा जो छात्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम यानी कि एमडी और एमएस हो गया, इनमें प्रवेश लेना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के मेडिकल जो कोर्स है उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेसिकली आपको नीट का एग्जाम देना पड़ता है। तो अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आप किस एग्जाम को देंगे, आप देंगे नीट के एग्जाम को। अगर आपको डेंटिस्ट बनना है तो आप नीट के एग्जाम को देंगे। अगर आपको साइकोलॉजिस्ट बनना है तो आपको नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली हमने नीट के एग्जाम की बात की। उद्देश्य क्या है इस एग्जाम का, इसका उद्देश्य है भारत भर में चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को मानकीकृत करना, यानी कि जो तमाम मेडिकल कॉलेजेस हैं, भारत में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेजेस में बेसिकली जो परीक्षा होती है उसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है नीट एग्जाम के जरिए। यानी ऐसा नहीं है कि मान लीजिए दो कॉलेजेस हैं, कॉलेज ए और कॉलेज बी, दोनों में ही मेडिकल का एंट्रेंस होना है, लेकिन दोनों में अलग अलग स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हो रहा है।
तो इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए, इसको जो है एक ही स्टैंडर्ड बनाने के लिए नीट के एग्जाम की शुरुआत की गई है, ताकि जो कॉलेज ए है और जो कॉलेज बी है, यूनिवर्सिटी ए है, यूनिवर्सिटी बी है, इन दोनों का एंट्रेंस का जो स्टैंडर्ड रहे वो सेम रहे। ऐसा ना हो कि किसी एक कॉलेज का स्टैंडर्ड कम है तो किसी दूसरे कॉलेज का स्टैंडर्ड ज़्यादा है। तो इसको जो है सेम लेवल पर लाने के लिए बेसिकली नीट के एग्जाम की शुरुआत की गई है। इससे क्या होता है, इससे जो उम्मीदवार हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनकी पात्रता क्या है, उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका जो है मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सकता है, उसका समान मूल्यांकन सुनिश्चित किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि एक ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां पर नीट का एग्जाम नहीं है। अब अगर नीट का एग्जाम नहीं है तो हमने देखा दो कॉलेजेस हमारे पास हैं, कॉलेज ए, कॉलेज बी। अब अगर दो कॉलेज हमारे पास है और नीट का एग्जाम नहीं है तो दोनों कॉलेज क्या करेंगे, अपने अपने अलग अलग जो है एंट्रेंस टेस्ट डिजाइन करेंगे, अलग अलग टेस्ट डिजाइन करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि किसी का टेस्ट आसान हो जाए, किसी का टेस्ट मुश्किल हो जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए नीट के एग्जाम की शुरुआत की गई है, ताकि सभी मेडिकल कॉलेजेस में एक समान जो है मापदंडों का इस्तेमाल हो सके। अब इसका आयोजन कौन करता है, नीट के एग्जाम का आयोजन किया जाता है एनटीए की ओर से, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको आप हिंदी में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपका शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के तौर पर काम करता है। तो ये हमने नीट के एग्जाम के बारे में बात की। अब एक बार एनटीए से जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी यहाँ पर समझ लिया जाए, उनको भी जान लिया जाए। तो एनटीए क्या है, भारत में एक स्वायत्त संगठन है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर काम करता है। किसके तहत काम करता है, हमने पहले ही देखा, हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके तहत ही काम करता है। अब आपके लिए एक सवाल छोटा सा ये है कि भारत में एजुकेशन मिनिस्ट्री को पहले किस मंत्रालय के नाम से जाना जाता था और इसका नाम कौन से वर्ष में परिवर्तित किया गया था, तो ये जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हमने देखा एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता है। इसका काम क्या है, इसका काम है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन करना। तो प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है, इसके अलावा मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन के साथ साथ पेपर सेट का काम भी किया जाता है। तो बहुत सारे काम, परीक्षा से जुड़े जितने भी काम हैं वो सभी काम आपका एनटीए की ओर से किए जाते हैं। इसका मुख्यालय अगर आप देखें तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा, यानी कि देश की राजधानी में मिलेगा। इसके अलावा स्थापना कब हुई थी, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जो नोटिफिकेशन आई थी वो 2017 में आई थी। तो 2017 में शिक्षा मंत्रालय के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा उद्देश्य की अगर आप बात करें तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है प्रवेश परीक्षाओं की गुणवत्ता एवं पारदर्शिता में सुधार करना, यानी कि जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी क्वालिटी को सुधारना, और इसके साथ साथ वहां पर ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ताकि स्टूडेंट्स को किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता एवं दक्षता सुनिश्चित करने का काम भी एनटीए द्वारा किया जाता है। तो ये हमने एनटीए के उद्देश्यों, कार्यों और उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको समझा। अब एक बार यहाँ पर बात हो जाए, अब हमने जो है एनटीए के बारे में भी बात कर ली है, हमने नीट को भी समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि नीट का जो स्कैम हुआ है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, स्कैम जिसको बोला जा रहा है, उसमें कौन कौन से तर्क दिए जा रहे हैं, उन तर्कों की एक बार बात करेंगे। तो तर्कों को अगर आप समझे तो इसमें जो सबसे पहला तर्क है वो टॉपर्स की संख्या को लेकर कहा जा रहा है। इस बार 2024 के नीट का जो एग्जाम है वहां पर अगर आप देखेंगे टॉपर्स की जो कुल संख्या है वो है 67, यानी कि 67 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 720 में से 720 नंबर हासिल किए हैं और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। आप सोच सकते हैं कि 67 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है, और इतनी तो सीटें भी एम्स दिल्ली में आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है कि 67 स्टूडेंट्स ने टॉप कर लिया, जबकि अगर आप इसका कंपैरिजन पिछले कुछ सालों से करेंगे तो 2023 में अगर आप देखें तो केवल 2 स्टूडेंट्स ने टॉप किया था, 2 स्टूडेंट्स ने जो है AIR 1 हासिल किया था। 2022 में अगर आप देखें तो केवल एक स्टूडेंट ने AIR 1 हासिल किया था। 2021 में अगर आप देखें तो 3 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया था। 2020 में केवल एक स्टूडेंट ने, 2019 में केवल एक स्टूडेंट ने। अब पिछले कुछ सालों का ट्रेंड उठा के अगर आप देखें तो 3 से ज्यादा किसी भी स्टूडेंट ने एक बार में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल नहीं किया है। अब वहीं आप इसका कंपैरिजन 2024 से कीजिए, 67 स्टूडेंट्स ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर आप जो है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की संभावना आपको नजर आ जाती है। अब आरोप क्या लगाए गए हैं विद्यार्थियों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से आरोप ये लगाए गए हैं कि कई जो विद्यार्थी हैं इन 67 में से कई विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके जो रोल नंबर हैं वो सेम है, यानी कि उनका फॉर्म एक साथ भरा गया था और उनका सेंटर भी एक साथ है। ऐसा बताया जा रहा है कि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंड की लिस्ट है 67 में से,
उसमें से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सेंटर आपको हरियाणा ही मिलेगा। तो ये एक बड़ी समस्या है, ये बड़े आरोप जो है, उनका रोल नंबर समान है, उनका केंद्र, उनका सेंटर समान है, ये आरोप जो है बेसिकली लगाए जा रहे हैं। अब इसको लेकर के एनटीए ने क्या तर्क दिया है, एनटीए ने क्या जवाब दिया है? तो एनटीए का कहना है कि प्रश्न पत्र में बेसिकली जो सवाल पूछा गया था, एक जो सवाल पूछा गया था, उस सवाल का जो जवाब है वो एनसीईआरटी की किताबों में गलत था। अब एनटीए का कहना है कि हमने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि आप केवल एनसीईआरटी का ही इस्तेमाल करेंगे, तो एनटीए ने अपनी ओर से गलती को स्वीकार किया है। और इसी वजह से एनटीए का कहना है कि हमने क्या किया, हमने विद्यार्थियों को बेसिकली विद्यार्थियों को ग्रेस मार्क्स दिए, हमने उनको जो है थोड़े से मार्क्स बढ़ा दिए हैं, क्योंकि उनको एक सवाल का नुकसान हुआ था। इसके अलावा एनटीए ने एक तर्क ये भी दिया है कि इस बार जो विद्यार्थियों की कुल संख्या है जिन्होंने एग्जाम दिया था इस बार, वो संख्या पिछले साल की तुलना में 3 लाख ज्यादा है। अब एनटीए का कहना है कि संख्या 3 लाख ज्यादा है, तो उसकी वजह से जाहिर तौर पर टॉपर्स की जो संख्या है वो भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा तीसरा एक जवाब ये दिया गया है कि इस बार का जो पेपर आया था, इस बार का जो एग्जाम आया था नीट का, वो पिछले कई सालों की तुलना में कंपैरेटिवली बहुत आसान था, और इस वजह से भी स्टूडेंट्स ने टॉप किया है, 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। तो ये एक पहला तर्क हुआ, पहला आरोप हुआ जो कि एनटीए पर आपको देखने को मिला, और उसके जवाब में एनटीए ने क्या कहा है हमने उस पर भी बात कर ली। अगले आरोप को देखें, अगला आरोप जो है 718 और 719 अंकों को लेकर के है। ऐसा कहा जा रहा है कि नीट के एग्जाम में 718 और 719 अंक हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल है। कैसे है उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर हमें समझना होगा कि नीट का जो एग्जाम है वो कितने नंबर का होता है। तो नीट का जो एग्जाम है वो होता है आपका टोटल 720 नंबर का, और 720 नंबर का ये जो एग्जाम है, इसमें हर सही सवाल को करने के लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं, और अगर आप सवाल का जवाब गलत देते हैं तो उसके लिए आपका 1 नंबर काटा जाता है। अब आप सोच करके देखिए कि एक सिचुएशन तो ये हो सकती है जिसमें आप सभी के सभी सवाल सही हल करें, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? आपको मिलेंगे 720 नंबर। तो 720 नंबर लाना नीट के एग्जाम में पॉसिबल है। लेकिन आप सोच करके देखिए कि आप जो है एग्जाम देने जाते हैं, और एग्जाम देते वक्त आप सारे सवाल सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन आपसे केवल एक सवाल सॉल्व नहीं होता है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन है, या तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट करेंगे या सवाल को अटेम्प्ट नहीं करेंगे। अब दोनों सिचुएशंस में देखें तो दोनों सिचुएशंस में आप जो है 718 और 719 नंबर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर आप सवाल को अटेम्प्ट करते हैं तो क्या होगा, आपका सवाल गलत हुआ, तो अगर आपका सवाल गलत हुआ तो फिर आपके नंबर कटेंगे, अगर सवाल सही हुआ तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर सवाल सही हुआ तो आपको 720 नंबर मिलेंगे, और सवाल अगर आपका गलत हुआ तो आपके 5 नंबर कटेंगे। 5 नंबर क्यों कटेंगे? 4 नंबर तो उस सवाल के कटेंगे, और 1 नंबर आपका कटेगा आपने आपकी नेगेटिव मार्किंग का। तो अगर आपके 5 नंबर कटते हैं तो आपको मिलेगा 715। ये कौन सी सिचुएशन हुई? ये वो सिचुएशन है जब आपने सवाल को अटेम्प्ट किया है। अब दूसरी सिचुएशन भी आ सकती है। दूसरी सिचुएशन ये है कि आपको सारे सवाल आते हैं, केवल एक सवाल आपको नहीं आता है, तो उस एक सवाल को आप जो है छोड़ देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं कटेगा, लेकिन इसके बावजूद भी 4 नंबर तो आपके कटेंगे ही। तो ऐसे में आपको कितने नंबर मिलेंगे? 720 में से अगर आप 4 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 716। तो नीट के एग्जाम में 720 के बाद जो मैक्सिमम नंबर लाना पॉसिबल है वो है 716। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स की जो है रिजल्ट उठा के देखेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि कई स्टूडेंट्स को 718 और 719 अंक भी प्राप्त हुए हैं, जो कि नीट के एग्जाम में लाना इम्पॉसिबल है। तो इसी को लेकर के एनटीए पर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को 718 और 719 अंक कैसे प्राप्त हुए। इसको लेकर के एनटीए ने तर्क दिया है। एनटीए का कहना है कि जब हमने इस एग्जाम का आयोजन किया था मई महीने में, तो कई स्टूडेंट्स को जो है समय नहीं मिल पाया था, उनके समय का थोड़ी बर्बादी हुई थी, जिसके कई कारण हो सकते हैं, तकनीकी कारण हो सकते हैं। तो इसी वजह से एनटीए ने कहा है कि हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स प्रदान किए हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स उनको जो है समय के लिहाज से दिए गए हैं। अब लेकिन यहाँ पर कई स्टूडेंट ये सवाल उठा रहे हैं कि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, इस ग्रेस मार्क्स के लिए क्या फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, और इसकी ट्रांसपेरेंसी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ये तो एनटीए अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति को ग्रेस मार्क्स दे सकता है। तो ये सवाल यहाँ पर एनटीए के ऊपर उठाए जा रहे हैं। और आगे बढ़ें आप, और अगर तर्कों को देखें तो पेपर लीक और गलत पेपर की भी बात की जा रही है। जैसे पटना में पेपर लीक का मामला सामने आया था नीट के एग्जाम का, तो बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है, इकोनॉमिक क्राइम यूनिट है, उसके द्वारा इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। हालांकि बिहार पुलिस का कहना है कि अभी हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि हाँ, नीट के एग्जाम में जो है हमें पेपर जो है लीक होने का मामला देखने को मिला था। लेकिन इसके बावजूद भी कई अभ्यर्थियों का कहना है कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ था, और पेपर समाप्त होने से पहले ही इंटरनेट पर पेपर मौजूद था। इसके अलावा गलत जो है कई विद्यार्थियों को गलत क्वेश्चन पेपर देने का भी आरोप लगा है।
राजस्थान में ये जो है राजस्थान में हमें ये मामला देखने को मिला था, जहां पर कई हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अंग्रेजी का प्रश्न पत्र जो है प्रदान कर दिया गया था। तो ये एक आरोप लगा है। इसके अलावा शीघ्र परिणाम जारी करने का भी आरोप लगा है कि जो टाइमलाइन एनटीए ने दी थी उससे 10 दिन पहले एनटीए ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया। एनटीए ने कहा था कि हम 14 जून को रिजल्ट जारी करेंगे, लेकिन रिजल्ट जारी कब किया गया? रिजल्ट जारी किया गया 4 जून को। तो 10 दिन पहले ही एनटीए ने रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि इसको लेकर के एनटीए ने तर्क दिया है कि हमने जो निर्धारित मापदंड थे, जो भी चेक्स एंड बैलेंसेस थे, उनको पूरा कर लिया था, तो अब हम रिजल्ट जारी करने के लिए तैयार थे, तो इसीलिए हमने पहले ही रिजल्ट जारी कर दिया। तो ये हमने तर्कों की बात की, जो कि तमाम तर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अब वो इस वीडियो को समाप्त करते हैं, कंटेंट यहाँ समाप्त होता है, करंट अफेयर समाप्त होता है, बात की जाए एक सवाल की। तो आज का हमारा सवाल है कि इनमें से कौन सा कार्य एनटीए का नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए परीक्षा आयोजित करना, ऑप्शन बी प्रश्न पत्र तैयार करना, ऑप्शन सी रोजगार नियुक्ति पत्र देना, या फिर ऑप्शन डी परीक्षा परिणामों को संसाधित करना या फिर प्रोसेस करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इनमें से कौन सा काम एनटीए द्वारा नहीं किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर बात की गई है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर इसमें से कोई भी सवाल आपके प्रश्न पत्र में आता है तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।